जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किन किन कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु किसे कहते हैं। और देखिए परमाणु में जो परमाणु डाल्टन साहब ने इनका पूरा परमाणु की खोज की, बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने पूर्ण रूप से नहीं बता पाया। तो इसके बाद किन किन वैज्ञानिकों ने पूरा सहयोग दिया। उनमें देखिए बोरबरी का नियम क्या होता है, एल्फा प्रकीर्णन रदरफोर्ड का मॉडल सक्सेस क्यों नहीं हो पाया पूर्ण रूप से, तरबूज का मॉडल क्यों नहीं सक्सेस हो पाया, जो थॉमसन साहब ने दिया था पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हो पाया। और देखिए मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुआ। तो इनमें से बोरबरी का नियम सक्सेस हुआ। तो इस सारी प्रक्रिया को इस वीडियो में समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि कभी नहीं देखा होगा कभी। लेकिन इन परमाणु में सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन निभाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीन कण होते हैं। और देखिए प्रोटॉन किसे, वो जो परमाणु है उसे किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी, सब लोग जानते हैं। इनकी खोज 1808 ईस्वी में की थी। उन्होंने कहा परमाणु एक अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है जो कि तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात तब तक सही रही जब तक कि और वैज्ञानिक ने उन्होंने कहा देखिए अगर ये तोड़ा नहीं जा सकता तो ये तीन कण में है, तीन कण में है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीन कण है। और जहां कण जा तो इसकी पूर्ण रूप से जानकारी जॉन डाल्टन ने नहीं दे पाई। तो इसके बाद परमाणु एक टूट जाएगा, परमाणु टूटेगी। परमाणु टूटने के बाद वो किसी काम का नहीं बचेगा कोई। अगर देखिए आपके पास तीन समूह जो कार्य करते हैं और वो अगर वो तीनों में बिखर जाए तो कोई कार्य कर सकते नहीं, कर सकते नहीं एक चीज के लिए। और इसी प्रकार परमाणु इसलिए कहा उन्होंने जॉन डाल्टन ने कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहने का उनका उद्देश्य था कि अगर तोड़ देंगे परमाणु को तो वो किसी काम का नहीं बचे। क्योंकि देखिए अगर इलेक्ट्रॉन आप ले ले, सिंगल ले लें, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाइएगा, ससुरा कहाँ दौड़ेगा, दौड़ाइएगा उसको, दौड़ाएंगे तो वो अकेले कार्य कर लेगा क्या, नहीं कर पाएगा नहीं। और इसी प्रकार अब इलेक्ट्रॉन को आप एक तरफ कर दिया, प्रोटॉन को बाहर निकाल के फेंक दिया, न्यूट्रॉन को निकाल के फेंक दिया, तो इलेक्ट्रॉन अकेला कुछ कर पाएगा। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन को रख दिया और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल के फेंक दिया तो क्या प्रोटॉन कर पाएगा कुछ, इलेक्ट्रॉन कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा नहीं। तो अगर इनमें से कुछ भी टूट के निकल जाए, क्योंकि परमाणु में सबसे महत्वपूर्ण हीरो की तरह कार्य करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समझ में आ रहा है नहीं। तो इसमें प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये तीनों परमाणु में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने की। कुछ लोग कहते हैं कि जे थॉमसन, बाबू नाम एक ही है, आप जे थॉमसन कहिएगा, जे थॉमसन कहिएगा, नाम एक है, कुछ भी कहिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। कैसा, उसका आवेश जो होता है वो माइनस होता है, ऋणावेशित होता है। इसका आवेश होता है -1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतना ध्यान रखना, अगर इसकी ये नहीं लगाएंगे तो ये गलत है, फिर नहीं माना जाएगा। और इसका द्रव्यमान, ये कितना वजन है, क्योंकि किसी भी कण हो तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो इसी प्रकार इसका द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम है, समझिएगा। और इसमें आवेश अभी बताया नहीं, ऋणावेशित होता है, इसका चार्ज जो है वो ऋणावेशित होता है। ये प्रोटॉन से हल्का होता है, प्रोटॉन गरु होता है, ये इतना गरु होता, ये अपने हिसाब में ये तीनों में तो गरु है ही है, समझिएगा। ये प्रोटॉन गरु है, तो इनसे ये इलेक्ट्रॉन हल्का है, समझ लीजिएगा। ये नाभिक के चारों ओर अभी बताएंगे नाभिक किस प्रकार होता है, जो परमाणु का मॉडल वो कैसे होता है, इसके बताने के बाद बताएंगे। और ये इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन, वो देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में होता है और ये उन्हीं के चारों ओर चक्कर लगाता है। इतना समझ में आया। अब प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, समझ में आया। ये ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित होता है। इसका कैसा था, प्लस में होता है। इसकी गोल्ड स्टीनर ने प्रयोग की, गोल्ड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। लेकिन इसका देखिए उन्होंने इसका नामकरण नहीं कर पाए, पूर्ण रूप से प्रोटॉन को नहीं बता सके। तो कुछ लोग कहते हैं प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, बाबू रदरफोर्ड की नहीं की थी।
इसकी खोज की थी गोल्डस्टीनर ने, लेकिन इसको नामकरण और इसको पूर्ण रूप से विकसित किया कौन? रदरफोर्ड ने। जो इसका कार्य किया वो रदरफोर्ड ने किया, लेकिन इसकी खोज की थी गोल्डस्टीनर ने। कभी आए एग्जाम में तो इतना। और इसका आवेश माइनस में होता है, इसका प्लस में होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका भी होता है, इतना ध्यान रखना। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम होता है। इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में हमेशा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड लेवल स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी में आता है, इतना ध्यान रखना। इसका आवेश अभी बताया ना, धनावेशित होता है। इसका जो चिन्ह होता है प्लस का होता है। ये इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा भारी होता है। नाभिक के ये नाभिक में स्थित होता है। ये जैसे आपका जहां से आपने यहाँ से प्रकार रखा है, जैसे कोई गोला खींचते हैं, जब आप कोई गोला खींचेंगे, आपने यहाँ से गोला खींचा तो इसका नाभिक यही होगा नहीं, तो ये नाभिक में स्थित होते हैं। कहाँ पर? नाभिक में। अब इसी प्रकार न्यूट्रॉन भी नाभिक में स्थित होता है। तो अब इतना समझ में आया, प्रोटॉन समझ में आ गया। अब न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, उन्होंने पूर्ण रूप से कर दी। इसमें तो कोई बाधा है नहीं, कोई आया नहीं। तो इसका जो आवेश होता है वो उदासीन, इसमें कोई आवेश नहीं। ये जहां, ये किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे एक गांव में एक व्यक्ति होता है, वो अगर कोई व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो किसी से मतलब, कोई कहीं जाए कुछ भी करे, उससे कोई मतलब। इसी प्रकार इससे तुम मर जाओ, कट जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका कार्य जो न्यूट्रॉन है बहुत बेचारा सीधा है, तो ये नहीं कुछ करता है। लेकिन इसका गरुआ तगड़ा ससुर बहुत है, तगड़ा बहुत है, इन सबसे बहुत तगड़ा है। अब इतना नहीं कि हाथी जैसे चल न सके, आप उठा न सके, इतना तगड़ा है नहीं, तगड़ इनसे तो है ही है। एक इसका आप समझ, इसका 1.6726 है, इसका 1.6748 है। कुछ लोग देखिए, ये मैं आपको मैक्सिमम रखा जाता है, वो सब सेम रखा जाता है, कुछ थोड़ा अंतर होता है, ज्यादा होता नहीं है। प्रोटॉन से भारी होता है, अभी कहा नहीं, इनसे सबसे तगड़ा होगा जो न्यूट्रॉन होता है। जो तगड़ा होगा थोड़ा कम बोलता है, आप देखा होगा हमेशा। और ये आपने कभी रेस देखा है, रेस वगैरह, उसमें देखिए कि जो सबसे तगड़ा रहेगा ससुरा पाछे ही रहेगा, आगे नहीं भागेगा। और जो सबसे पतला होगा ससुरा दौड़ चंगिन मंगिन मारेगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे चिंगी पतला कौन होता है? पतला इलेक्ट्रॉन होता है, इसी इन सब के चक्कर मारता रहता है, ये चक्कर मारवाते भी हैं, इतना ध्यान रखना। और ये नाभिक में स्थित है, ये भी बाबू, ये भी सट के सड़िया के बैठ जाते हैं वहीं पर, और ये भी सड़िया के वहीं पर बैठ जाते हैं। इनके उठने की तथ्य रहती, क्योंकि वजन खाए पे जाता है, इसलिए ये वहीं से उठते नहीं। समझ में आया इतना? अब देखिए, इतना समझ में आ गया होगा, इसको एक बार और बता देते हैं कैसे क्या होता है। जो परमाणु हुआ है उसे हम यह नहीं कह सकते कि जब तक डाल्टन ने कहा था यह टूट नहीं सकता, लेकिन बाबू टूट सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन कण, उन्होंने इसलिए कहा था कि टूट नहीं सकता, ये सूक्ष्म कण नहीं है, ये सूक्ष्म कण नहीं, कण इसमें 3 है, ये सूक्ष्म इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इकाई क्या होती है? जो कार्य एक ही स्थान पर स्वयं कर सके वो इकाई होती है। जैसे देखिए, आप 3 व्यक्ति हैं, वो स्वयं एक कार्य, आप कहीं जाएं पुलिस स्टेशन में, आप अपनी रिपोर्ट कराने जाएं, तो आपका पुलिस स्टेशन में सारा मामला सॉल्व हो जाए, तो वो वहाँ की इकाई बन गए, वो कहीं भेजा नहीं, तो इकाई हो गई ना। इसी प्रकार ये परमाणु इकाई है, कण नहीं है, सबसे छोटा इकाई है। इतना समझ में आ रहा है? तो अब इतना समझ में आएगा तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिएगा बाबू, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के जो मॉडल दिया, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर, ये बात हमने पहले बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर पकड़ ससुरा करता रहता है इसके अगल बगल। ये नाभिक है, जो इसका मेन पॉइंट होता है परमाणु का, वो नाभिक होता है। और ये परमाणु का अधिकांश भाग ससुरा पूरा खोखला होता है, दम ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इतना दम है कि आपको उड़ा देगा, इतना दम है।
इनमें इसकी नाभिक में क्या स्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अभी बताया नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में स्थित होता है। ये थोड़ा तगड़ा होते हैं, शरीर के भारी होते हैं, इसलिए नाभिक में बैठ रहते हैं सड़िया के। और ये इलेक्ट्रॉन पतला सा सिलपुट्टा रहता है, इसलिए उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ये काम कराते हैं अपना। लेकिन इसका जो आवेश है, उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन का आवेश जो माइनस है, इसका प्रोटॉन का प्लस है, ये पहले बता चुके हैं। ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। लेकिन उन्होंने कहा एक बात, यहां तक तो उन्होंने सही बताया रदरफोर्ड ने यहां तक, लेकिन इसके आगे उन्होंने बता नहीं सके। तो इसके बाद फिर आए अपने चचा मैक्सवेल। कौन है, मैक्सवेल। उन्होंने कहा जब कोई भी वस्तु एक ही स्थान पर वो बार बार चक्कर लगाती है, तो उसकी ऊर्जा में कमी हो जाती है। आप पता करिएगा, एक आप बीच में डंडा गाड़ लीजिएगा, उसके चारों ओर चक्कर, एक समय आगे ससुर मरिया कि वहीं पर गिर जाएगा, इतना ध्यान रखना। कहीं अजमाया है क्या, किसी के पास इतनी पावर है कि वो मरियाता ही रहेगा उस डंडा के पेड़। आपने कभी बचपने में खेला होगा नहीं, पेड़ के अगर दादी वादी होंगी उसके चारों तरफ घूमते रहे, एक वक्त आता है कि वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ है, उन्होंने दिमाग लगाया, क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चक्कर लगाते उसकी ऊर्जा में कमी हो जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि ये नाभिक में गिर जाता है, और नाभिक में गिरते ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों प्लस माइनस होके नष्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर ले। अब इतना समझ में आया कैसे होता, देखिए आपको और अच्छे समझा देते हैं। जो मैक्सवेल का था, जो यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सवेल भाई साहब ने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, वो नाभिक के चक्कर लगाते एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वो इसी नाभिक में गिर जाता है। किसने कहा, मैक्सवेल ने। लेकिन उन्होंने इसका मॉडल सक्सेस नहीं हुआ। क्यों नहीं सक्सेस हुआ? कि अपने ही स्थान, अगर वो अपने ही कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है अभी। लेकिन ये अभी समझने के लिए पहले हम मैक्सवेल का नियम समझा रहे हैं, इसलिए। लेकिन हम बताएंगे क्यों नहीं होता है। तो किसने कहा, मैक्सवेल भाई साहब ने क्या कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते एक ही स्थान से चक्कर लगाते उसकी ऊर्जा में कमी आती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वो जाके सीधा कहाँ गिर जाता है, नाभिक में। और नाभिक में बैठा रहता है खाने के लिए कौन, प्रोटॉन। उस तुरंत जाता गिरता है और वहाँ पर प्लस माइनस बनकर उसको तुरंत खत्म कर देता है। तो इसीलिए जो मैक्सवेल का नियम था वो सक्सेस नहीं हो पाया। और जो जे थॉमसन ने तरबूज का नियम था वो भी सक्सेस नहीं होता। तब आए बोरबरी। कौन है, बोरबरी। उन्होंने क्या बताया, अब देखते हैं। अब मजा है क्वेश्चन में, अब क्लास में मजा है। कौन है, बोरबरी। ये अब खत्म, अब तुम्हारा काम खत्म। बोरबरी साहब ने पूरा नियम बता दिया। क्या बताया, बोरबरी साहब ने क्या बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। कि उन्होंने कहा, बोरबरी साहब ने, कि अगर इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। ये किसने कहा, बोरबरी। और देखिए उन्होंने एक बात यह स्पष्ट कर दी थी, क्या स्पष्ट कर दी, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो वो अपनी कक्षा में घूमने के लिए स्वतंत्र है। मान लीजिए आप क्लास 7 में पढ़ रहे हैं
और आप क्लास 7 में पढ़ रहे हैं और अपने कक्षा में किसी भी सीट में बैठ सकते हैं, स्वतंत्र हैं, उसमें तो कोई दादागिरी करेगा नहीं। दादागिरी करेगा तो सूर्य हथिया के मार देंगे, वहीं गिरा देंगे। आओ तुम क्लास के बाहर निकलो, हम बताते हैं। समझ में आया? तो अपने कक्षा में वो स्वतंत्र है, कहीं बैठ सकते। अब उसमें कोई दूसरा का लड़का भी नहीं कह सकता कि नहीं इसमें इस सीट में नहीं बैठिएगा, क्योंकि हमारा हक है उसमें बैठने का। और नहीं लाल पीला के चक्कर में पड़ोगे नहीं बाबू, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लाल पीले के चक्कर में पड़े रहोगे। तो ये लाल पीला जब तक है तब तक है, जिस दिन छोड़ेगा साथ उस दिन पता चलेगा, इतना ध्यान रखना। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर अपने ही कक्षा में वो चक्कर लगाता है, बोरबरी ने कहा अपने ही कक्षा में अगर चक्कर लगाता हो तो उसके जो ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी। वो अपने ही कक्षा में अगर चक्कर लगाएगा तो वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमे, ये मतलब है पूरे में घूमे, अपने कक्षा में कहीं भी घूमे, मतलब यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से, अब वो चक्कर तो लगाएगा ही लगाएगा, चक्कर लगाएगा तो स्वतंत्र, उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं। अगर मान लीजिएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, आप बताइएगा, आप दूसरे के कक्षा में जाएंगे तो दूसरा का लड़का ससुरा सोचेगा जी चक्कर पकड़ क्यों कर रहा है, उसकी निगाह में यही रहेगा लाल पीला के चक्कर में आया है बाबू, लाल पीला बहुत खतरनाक है। तो इन्होंने ये दिया कि अगर इस कक्षा से इस कक्षा में आया तो उसकी ऊर्जा में या तो कमी होगी या तो बढ़ोतरी होगी। किसने कहा? बोरबरी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर इस कक्षा से इस कक्षा में आया तो या तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी या तो हानि हो जाएगी। ये किसने कह दिया? बोरबरी साहब ने स्पष्ट कर दिया। क्योंकि देखिए ये अगर इलेक्ट्रॉन है उनमें कुछ ग्राही होते हैं, कुछ दाता होते हैं। आप बहुत मैक्सिमम पढ़ा दिया जाता है ग्राही दाता किसे कहते हैं। तो देखिए इनमें से ग्राही किसे कहते हैं? जो ग्राही होते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ऊर्जा कम है। आप लोग देखा होगा, देखिए आप कभी लाइट चली जाती है, वहाँ स्विच बटन दबाते हैं तो वहाँ देखते हैं लाइट जाने के पश्चात कुछ देर तक बल्ब जलता रहता है। चार्जर वगैरह में अधिकतर देखते हैं, बढ़ के बल्ब में नहीं दिखेगा, क्योंकि देखिए वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा चुका था उसका इलेक्ट्रॉन। हर चीज के लिए ऊर्जा एक बहुत ही, आप हाथ रगड़िएगा तो उसमें जब तक आप हाथ रगड़िए वो गर्म होगा तो उसमें जान लीजिए ऊर्जा रही, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्योंकि वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में और वो बहुत देर तक तो रुकेंगे नहीं, वो फिर वापस ही आ जाएंगे। जैसे देखिए आपके कक्षा से कोई व्यक्ति दूसरी कक्षा में गया, 8 में गया, वो जानते हैं चक्कर पकड़ करने गया था लाल पीला के चक्कर में, लेकिन वो वहां इतनी देर तक नहीं रुक पाएगा कि वहीं बैठ के पढ़ सके, वहीं देख के पढ़ सके, क्योंकि अगर वहां पढ़ना है तो उसको और अधिक ज्ञान लेना, उसको और ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए वो वहां इतनी ही देर तक रुक सकता है जब तक दूसरे का सपोर्ट। कुछ लोग वहां दूसरे के ससुरे को सपोर्ट देने होते हैं कि आओ हमारे कक्षा हम तुमको लाल पीला दिखाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन वहां पर ऐसा इलेक्ट्रॉन वहां उसको ऊर्जा देती है, लेकिन वो इतना नहीं देती कि वहां स्थायी रूप से रुक सके, वो तुरंत फिर वापस आएगी। तो ये निम्न कक्षा से जब उच्च कक्षा में जाएगा तो उसको ऊर्जा ग्रहण करना देते ही है। कौन? जो ये दाता होते हैं, तो ये ऊर्जा देते हैं और ये लोग लेते हैं। लेकिन जब इनका काम खत्म हो जाता है तुरंत फिर वापस आ जाते हैं अपने स्थान पर, क्योंकि इनका स्थान ये जहाँ रहता है वहीं पर वो आके फिक्स हो। आप हाथ मसलिएगा तो वो इतनी देर तक गर्म रहेगा जितनी देर तक आप मसलेंगे, मसलने के थोड़ी देर तक बाद गर्म रहेंगे, लेकिन वो फिर तुरंत उसी पुनः अपनी अवस्था में आ जाएंगे, जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें फिर आ जाएंगे, क्योंकि उनको पूर्ण रूप उतनी ऊर्जा नहीं मिल रही है जितनी उनको। अब देखिए अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निम्न कक्षा में जाना चाहता है तो उसको इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा।
आप लोग देखा होगा फ्रिज में पानी रखते हैं, वो आप पानी रखते हैं किस अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में, लेकिन वो जब रखने के बाद वो ठंडा होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तब वो इस अवस्था में रुके। लेकिन उस पानी को निकाल के रखिएगा तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो पानी अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन जो त्यागा वो फिर से अपनी कक्षा में तो आएगा ही है, जो उसका घर होगा वहां पर तो आएगा ही आएगा। तो इतना समझ में आ रहा है कि वो अपने घर पर आएगा फिर से। आप देखिएगा, आपको दूसरी कक्षा में जाना है तो अधिक ज्ञान लेना पड़ेगा, आज कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप दूसरी कक्षा में जा सकते हैं। और अगर किसी दूसरी कक्षा से आप पढ़ रहे हैं 9 में और आपको आना है 8 में, तो 1 साल भरिया के मूड लड़ा दीजिए, फेल हो जाइएगा, आप आ जाएंगे 8 में। 8 में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, फेल हो जाइएगा, 8 में आ जाएंगे। अगर आपको 9 से 10 में जाना है तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। और ये लाल पीला हरा के चक्कर में बाबू छोड़ दिए, क्योंकि जिंदगी में इतना याद रखना कि जिस वक्त ये लाल पीला साथ छोड़ेगा आप किसी काम के नहीं बचेंगे। इतना ध्यान रखना कि लाल पीला आपके साथ कभी तक रहेगा, तभी तक रहेगा जब तक आपके पास कुछ रहेगा, कुछ रहे। आप कक्षा में होशियार है तभी वो आपके साथ है। जिस वक्त आप उसका साथ छोड़ दे तो पैसा है तब आपके साथ है, नहीं तो पैसा नहीं तो आपके साथ कोई नहीं है। पता आप जो गरीब होते हैं, आप जो भिखारी साथ तो नहीं रहते, नहीं रहते, नहीं कोई नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास कुछ नहीं, जिनके पास कुछ होगा उसी के पास ये साथ रहते। तो इतना आप करिएगा, अपने माँ बाप का सर नहीं झुकाइएगा, क्योंकि देखिए शिक्षा वो चीज है, शिक्षा इंसान को एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है कि शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। जो शिक्षित नहीं वो भाड़िया के लड़ते रहते हैं, जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो चले जाते हैं वहां से, लड़ते नहीं हैं, वो समझ जाते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति है। तो शिक्षा जीवन में नौकरी पाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षा आपका हक मांगना अधिकार है। अगर शिक्षा नहीं तो आप हक नहीं मांग सकते किसी से, तो इसलिए शिक्षा लेना जरूरी है कि आप किसी से अपना हक मांग सकें। इतना ध्यान रखना बाबू। ये शिक्षा लोग इतना समझ में आ गया, और ये लाल पीला के चक्कर में कभी नहीं पड़िएगा। दूसरे कक्षा में जाते लड़का ससुरा पढ़ने के चक्कर में वहां लाल पीला देखने ज्यादा जाता है, क्लास ज्वाइन कम करेगा। क्लास ज्वाइन करने से पहले बार कतरिया कि अरे मास्टर आज मारेगा, लेकिन अगर लाल पीला तो मार भी खा लेगा लेकिन क्लास ज्वाइन करेगा। ये हम बहुत देखे हैं। तो इतना समझ में, बोरबरी साहब ने क्या कहा, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और ये प्रोटॉन धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। इतना समझ में आया। ये सब परमाणु में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इतना समझ गए हो तो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो आपको देने में दिक्कतें नहीं है। तो बोरबरी साहब ने इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया। नहीं, परमाणु मॉडल इस प्रकार होता है। अगर वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना चाहता तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा। उसको अगर निम्न कक्षा, आप छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाएंगे तो आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा उस लेवल के हिसाब से। अब जब देखिए, अगर कोई बाहरी कक्षा से आ रहा है निम्न कक्षा में, तो उसको अपने साथ अपने ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा। बाबू तुम जाइए, तुम इफराद हो, इफराद, इसलिए उसको त्यागना पड़े। आप 9 में हैं, 8 में हैं और आपको 7 में जाना है, तो 1 साल फेल हो जाइए, 8 में चले जाएंगे, 8 में चले जाएंगे। तो ये आप इतना समझ गए बोरबरी, और ये नाभिक में स्थित होता है। तो अब देखते हैं बोरबरी साहब के सूत्र को कैसे, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का एक घर होता है। अब इसको कैसे हम कह सके कि नहीं कि इनका ये इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने इसका सलूशन दिया था, एक सूत्र दिया था। क्या सूत्र दिया था, सूत्र है 2n²। n क्या है, n आपकी कक्षा है, आपकी कक्षा है। किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये किसने कह दिया था, बोरबरी साहब ने साफ स्पष्ट कर दिया। आप दूसरे के में लड़ाई नहीं करिएगा, जो आपको हक स्थान दिया गया उसी स्थान में रहिएगा, ये ध्यान रखना। आपको समझ में आ रहा है ना। n क्या है, कक्षा है। मान लीजिए आपको कक्षा 1 में है, तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, आप n = 1 है। जैसे
n इक्वल 1 है तो n में कितने स्टूडेंट रहेंगे, कितने मतलब इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये स्टूडेंट की बात नहीं इलेक्ट्रॉन की बात है। तो इसमें आप 2 करिएगा और n की जगह पर 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 का तो कितना होगा 2। तो पहली कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन 2 ही रखना है, तीसरा का आएगा तो मार के भेज देंगे, ये हम नहीं ये भेज देंगे। तो यहाँ पर कक्षा जो कक्षा 1 है ये वाली कक्षा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और जैसे n इक्वल 2, n इक्वल 2 तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आप लोग बताइएगा, 8 हो जाएगी। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, क्योंकि यहाँ पर गुणे का चिन्ह है 8 होने। तो दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कक्षा 3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन ये सूत्र से निकालेंगे। इस सूत्र कितने इलेक्ट्रॉन कक्षा 3 में रहेंगे, बाकी सबको निकाल को फेंक दो, कितने रहेंगे इसी सूत्र में रखेंगे, 2 गुणे 3 का स्क्वायर तो कितने होंगे 9 दूनी 18, आपका ये 9 इक्वल 18 इलेक्ट्रॉन कक्षा 3 में रहेंगे। कितने 18 इलेक्ट्रॉन। कक्षा 4 में n इक्वल अगर 4 कर दिया जाए तो 2 4 स्क्वायर तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 गुणे 16 तो कितने 32 इलेक्ट्रॉन कक्षा 4 में प्रवेश करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे कक्षा 4 में, ये इलेक्ट्रॉन जो इसका बना रहेगा परमाणु का, जो इसकी कक्षाएं हुई कक्षा 4 में 32 कक्षा इलेक्ट्रॉन, कक्षा 1 में और कक्षा 2 में 8 रहेंगे, कक्षा 3 में 16 और कक्षा 4 में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो समझ में आया, बोरबरी का नियम समझ में आया, सारा कंप्लीट समझ में आ गया। अब कोई भी एग्जाम हो वहाँ जा सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो वहाँ आप इतना क्लियर कंसेप्ट करा दिया है कि आपको समझ में आ गया हो। ये अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका मतलब कि ये अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना चाहता है तो उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है अगर वो छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाना चाहता है तो उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बाहरी कक्षा से अंदर की तरफ आ रहा है तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, तभी वो आएगा। तो समझ में आ गया। और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वतंत्र रूप से अपनी कक्षा में घूम सकते हैं, ऊर्जा में कोई हानि नहीं होगी। अगर ये इस कक्षा से इस कक्षा में आए तो ऊर्जा का हानि या लाभ जरूर हो। इतना समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस वीडियो को खत्म, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।